हरियाणा में निकाय चुनावों को लेकर चुनावी पारा लगातार बढ़ता जा रहा है और अब निकाय चुनाव में उम्मीदवारों की तस्वीर साफ हो गई है। अलग अलग शहरों में मुद्दे भले ही अलग अलग हों, लेकिन विकास सभी की पसंद है। राजनीतिक उठापटक के बीच मतदाता विकास को अपनी पहली पसंद बना रहे हैं और बहस जरूरी है कि क्या स्थानीय निकाय का जो ये चुनाव है ये स्थानीय मुद्दों पर ही लड़ा जा रहा है, और इससे लगते कुछ और अहम सवाल रहेंगे, उन पर भी चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों से। हरियाणा में 35 स्थानों पर नगर परिषद और पालिकाओं में हम सिंगल पर लड़ रहे हैं। कुछ स्थानों पर 4 नगर परिषद में और 4 पालिकाओं में जेजेपी सिंगल पर लड़ रही है। कांग्रेस पहले ही मैदान छोड़ के चली गई। कुछ स्थानों पर आप पार्टी आई है। मुझे लगता है कि अगस्त के नाते से हम अच्छी तैयारी के साथ चुनाव में गए और सभी प्रत्याशी हमारे परिश्रम कर रहे हैं। बात होने की और चेयरमैनी के ये चुनाव एक तरह से इनमें पहली बार सीधे हो रहे हैं। और ये तैयारी बीजेपी की तरफ से क्या कुछ है और क्या उनकी अभी रूपरेखा रही, इस पर जानकारी दे रहे थे ओम प्रकाश धनखड़, जो कि प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष हैं। और इन सभी विषयों को लेकर, इनसे जुड़े और राजनीतिक दलों के विषयों को लेकर और आम लोगों के स्थानीय मुद्दों पर चर्चा शुरू करेंगे। सवाल क्या है, दरअसल सवाल क्या स्थानीय निकाय चुनाव में स्थानीय मुद्दे दिखाई दे रहे हैं, सबसे अहम सवाल है। उसके साथ साथ सवाल नंबर 2 कि कांग्रेस के सिंबल पर न लड़ने से बीजेपी गठबंधन को सीधा फायदा होगा क्या। सवाल नंबर 3, क्या आप इनेलो मजबूत चुनौती इस चुनाव में पेश कर पाएंगे गठबंधन के सामने या कांग्रेस के सामने, ये भी देखना अहम रहेगा। और खास मेहमानों का एक पैनल हमारे साथ मौजूद है और इन सवालों से लगते कुछ और सवाल, चूंकि चुनावी इस वक्त सरगर्मियां, चाहे वो अभी निकाय चुनाव हो, उसके बाद पंचायत चुनाव की संभावनाएं हैं, फिर राज्यसभा का चुनाव उस बीच होना है और उसके बाद लोकसभा चुनाव की तैयारियों में सभी पार्टियां लगी ही हुई हैं। लेकिन इन सभी विषयों के साथ साथ लगते चुनाव और आम लोगों के मुद्दे, आम जनता के स्थानीय मुद्दों को लेकर भी उससे संबंधित जो भी जरूरी प्रश्न हैं, इन सभी प्रश्नों का हम चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी हमारे साथ बीजेपी से हैं और अजय गुलिया जी हमारे साथ जेजेपी से हैं, मनीषा सांगवान जी हमारे साथ कांग्रेस से हैं, विकास मेहता जी हमारे साथ आईएनएलडी से हैं और विकास नेहरा जी आम आदमी पार्टी से। आप सभी का बहुत स्वागत है सर। और प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी, बहुत समय के बाद आपसे मुलाकात हो रही है और पार्टी के संबंध में प्रश्न आपसे रहेंगे। और पहला प्रश्न सर मेरा आज यही रहेगा कि क्या बड़ी पार्टी होने का आप लोगों को लाभ मिल रहा है निकाय चुनावों में? मैं आपका प्रश्न सुन नहीं पाया। अगर जी, मैं प्रश्न एक बार फिर से दोहरा देता हूं सर। मेरा प्रश्न ये है कि क्या आप लोगों की बड़ी पार्टी होने का फायदा आपको मिल रहा है इन निकाय चुनावों में? क्योंकि जब आप फैसला लेते हैं कि हम अकेले लड़ेंगे तो उस पर आपके गठबंधन सहयोगी तैयार है, ठीक है आप अकेले लड़िए। जब आप फैसला लेते हैं कि हम गठबंधन में लड़ेंगे तो उस पर भी वो राजी रहते हैं बिना किसी शर्त के? भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में दूसरी टर्म की सरकार चला रही है जी। भारतीय जनता पार्टी अपने पहले कार्यकाल और दूसरे कार्यकाल का जो समय अब तक बीता है गठबंधन की सरकार में, इस अवधि में हरियाणा में हमने राजकाज की संस्कृति में जो बदलाव लाया है, हमने शासन में जो पारदर्शिता ला करके दिखाई है, हम हरियाणा के गरीब, दलित, पिछड़े, जरूरतमंद लोगों के साथ संकट की घड़ी में जिस तरह खड़े हुए हैं, अपने इस कामकाज के कारण फायदे में हैं। हम इन स्थानीय निकाय चुनावों में जब हरियाणा का मतदाता नगरों की सरकार चुनने जा रहा है, हम इसलिए फायदे में हैं क्योंकि हमने हमारे पूर्ववर्तियों की तुलना में एक नहीं सैकड़ों की संख्या में बेहतरीन काम किए हैं
भ्रष्टाचार पर कमोबेश अंकुश लगाया है, शहरी जीवन को सुखमय बनाने के लिए अनेक ऐसे कदम उठाए हैं जिनके परिणाम स्वयं आगे बढ़कर के बोलते हैं। हमने बेहतर बिजली दी है, हमने बेहतर सड़कें दी हैं, हमने शहरों को साफ सुथरा बनाया है, हमने नगरीय सुविधाओं, नागरिक जीवन में जो संकट थे, मुसीबतें थी, आम शहरी जब अपने प्रमाण पत्र लेने के लिए और छोटे छोटे कामों के लिए सरकारी दफ्तरों में जाता था, उनको जो संकट झेलने पड़ते थे, हमने पारदर्शिता के लिए आधुनिक तकनीक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए उनके जीवन को सुखमय बना करके दिखाया है। हमने जो कहा था वो धरातल पर किया है, इसलिए हमको लाभ है। हमारे विरोधी जो हैं, क्या कहने जाएंगे जनता के बीच में? क्या वे अपने कार्यकाल के कुकर्मों का जो चिट्ठा है वो जनता को दिखा करके वोट मांगेंगे? हम अपने सत्कर्मों का जो सत्कर्मों के संकल्प पत्र वो लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। हम ये भी कह रहे हैं हरियाणा के नगरीय निकाय के बाशिंदों से, मतदाताओं से, कि केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी की दमदार, प्रभावी, असरदार सरकार काम कर रही है। वही सारे काम कर रही है जो आम हरियाणवी चाहता है। ठीक है सर, अगर शॉर्ट में कहें तो आपने जो काम किया, आपकी सरकार ने जो पिछले 2 कार्यकालों में जो काम किया, उससे प्रभावित होकर आपके जो सहयोगी हैं वो आपके सभी फैसलों पर बिल्कुल आपका साथ देते हैं और आपके साथ खड़े हैं किसी बिना शर्त के। केवल एक वाक्य जी, मैं ये एक एडिशनल बात कह रहा हूं कि केंद्र की मजबूत प्रभावी नरेंद्र मोदी सरकार हरियाणा में परिवर्तनकारी, सकारात्मक परिवर्तन लाने वाली मनोहर जी की सरकार, ये 2 सरकारें, 2 इंजन काम कर ही रहे हैं। हम हरियाणा के नगरीय निकाय के लोगों से अनुरोध कर रहे हैं हाथ जोड़कर कि वो शहर की सरकार भारतीय जनता पार्टी और जजपा के गठबंधन के हवाले करें एक बार फिर से, ताकि शहरों के विकास का काम ट्रिपल इंजन की सरकार करे, दिल्ली से लेकर के और नगर पालिका, नगर निकाय तक भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों के हाथ में जब कमान रहेगी तो और बेहतर काम आने वाले दिनों में हम कर पाएंगे। इसी आधार पर हम वोट मांग रहे हैं। निश्चित रूप से प्रोफेसर साहब, अगर आपने सरकार में बेहतर काम किया है और अगर लोगों को ये काम समझ में आ रहा है तो वो निश्चित रूप से इसके बारे में विचार करेंगे। और ज़्यादा समय नहीं है, 10-11 दिन का समय बचा है वोटिंग के लिए। और कांग्रेस के भी प्रवक्ता हमारे साथ हैं, मनीषा जी, बहुत स्वागत है। मनीषा जी, पहला प्रश्न आपसे यही रहेगा कि चूंकि आप लोग सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तो ये सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ने का जो पार्टी ने फैसला लिया है, ये आम लोगों के हित में कैसे है? ये पार्टी के हित में लिया गया या फिर आम लोगों को ध्यान में रखते हुए आप लोग फैसला ले रहे हैं? देखिए, ये कोई हमने असंवैधानिक काम तो किया है नहीं। हमारे देश में संविधान का जो कानून है वो सर्वोपरि है और हमारे संविधान में कहीं भी नहीं लिखा गया कि पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़वाना पार्टियों के लिए अनिवार्य है। बताइए, हमारे संविधान में क्या लिखा है? आर्टिकल 243 में क्या लिखा है कि हर 5 साल में नगर निगम और पंचायत के चुनाव करवाना अनिवार्य है जी। तो हमारे संविधान की धज्जियां कौन उड़ा रहा है? आप बताइए। नहीं, मेरा संविधान के स्तर पर प्रश्न नहीं है मैडम, क्योंकि निकाय चुनाव है। निकाय चुनाव, सुनिए मैडम, एक मिनट, मेरा प्रश्न आप समझ नहीं पाए शायद। अब मैं एक बार फिर से उसको थोड़ा एलेबोरेट करके बताता हूं। मनीषा जी, मेरा प्रश्न बिल्कुल सीधा ये था कि चूंकि स्थानीय जो चुनाव होते हैं, निकाय के जो चुनाव होते हैं, वो लोगों के, आम लोगों के बिल्कुल ग्रास रूट लेवल की परेशानियों से संबंध में होते हैं। अब उसमें सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ना, ये आम लोगों के लिए कितना बेनिफिशियल है? ठीक है, आपने संविधान की बात की, आप बिल्कुल ठीक है, इसके लिए आपसे प्रश्न तो मेरे संबंध में था ही नहीं। तो ये आम लोगों के लिए कितना बेनिफिशियल है? क्योंकि अन्य जो विरोधी पार्टियां जो आप लोगों का विरोध कर रहे हैं वो बार बार ये कह रहे हैं कि मैदान छोड़ के भाग गए, इसलिए ये मेरा प्रश्न था आपसे। ये उनका दुष्प्रचार है। देखिए, हमेशा से ही जो नगर निगम के चुनाव हैं बिना पार्टी सिंबल के लड़े गए हैं। बताइए, तो इसका क्या ये मतलब है कि पहले नगर निगमों ने लोगों के लिए काम नहीं किया? क्या इसका ये मतलब है? तो पार्टी सिंबल ये एक माइनर इशू है। बड़ा इशू, बड़ा मुद्दा आज ये है कि 6.5 साल के बाद ये चुनाव करवा रहे हैं। 6.5 साल के बाद किसी और राज्य में ये नहीं हुआ और ये हमारे संविधान के खिलाफ है। और अभी भी पंचायत के चुनाव की घोषणा नहीं हुई है। 6.5 पौने 7 साल हो गए हैं।
ये एक बहुत ही गंभीर विषय है कि आज हमारे संविधान को नजरअंदाज किया जा रहा है, लोगों को बरगलाया जा रहा है, दुष्प्रचार उनमें फैलाया जा रहा है और उनके जो मेन मुद्दे हैं उनसे उनको भटकाया जा रहा है। पार्टी सिंबल पे चुनाव कभी भी नहीं हुए नगर निगम के, तो ये इतना बड़ा मुद्दा आज क्यों बनाया जा रहा है, आप ये बताइए। बिल्कुल मैम, क्या पहले जो नगर निगम बिल्कुल के ऐलान किया गया था कई नेताओं के, कई अलग अलग मंचों से, मीडिया के सामने भी इस बारे में चर्चा हुई थी। ठीक है, ये घोषणा नहीं की गई थी कि हम सिंबल पर ही लड़ेंगे, लेकिन विचार चल रहा है, ऐसा विषय था। और बाकी ठीक है, विरोधी हैं तो विरोध करेंगे ही, लेकिन इस विषय को लेकर आम लोगों के हित में ये फैसला हो, हम इसकी उम्मीद करते हैं। आगे और विषयों पर आपसे जरूर बातचीत करेंगे। हमारे साथ विकास मेहता जी हैं NLD से। विकास जी, इनेलो जो कि इस वक्त विधानसभा में आपके सिर्फ एक सदस्य हैं और स्थानीय मुद्दों को लेकर अक्सर टीवी डिबेट्स में आप लोग एक्टिव रहते हैं और बहुत सारे अन्य विषयों पर भी, अलग अलग जगहों पर भी आप लोग एक्टिव रहे, इसकी उम्मीद करते हैं। लेकिन निकाय चुनाव में चूंकि स्थानीय मुद्दे, चूंकि बड़ी पार्टी कोई फैसला लेती है तो उसी पर सभी उन्हें घेरने का काम करते हैं, लेकिन स्थानीय मुद्दे, क्या आपको नहीं लगता कि राजनीति के चक्कर में कहीं पीछे रह गए? NLD इसे किस तरह से उठाएगी निकाय चुनावों में? देखिए, INLD बिल्कुल धुआंधार तरीके से और मजबूत होकर अपने कार्यकर्ताओं के साथ नगर निकाय चुनाव में उतर चुकी है। और हम हर शहर के, देखिए आपने पहले ही कहा कि अलग अलग मुद्दे होते हैं, तो हम अलग अलग मुद्दों को लेकर लोगों के बीच में जा रहे हैं। और रही बात, अभी मेरे मित्र बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं वो कह रहे थे कि भ्रष्टाचार मुक्त हमने शहरों में सभी कार्यालय कर दिए, तो मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि हमारे फतेहाबाद जिले में रतिया और फतेहाबाद में अभी पीछे जो नगर परिषद के जो चुनाव लड़ रहे हैं जो उम्मीदवार, उनको जो NOC जो लेनी होती है विभिन्न विभागों से, वो भी रिश्वत देकर लेनी पड़ी। इतना भ्रष्टाचार इस पूरे हरियाणा के अंदर इस टाइम चल रहा है। और हमारे इलाके में ये कह रहे थे कि बिल्कुल हमने सब कुछ सफल कार्यकाल है हमारा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि एक मूलभूत सुविधाओं के लिए प्रदेश, हमारे शहरों की जनता को धक्के खाने पड़ रहे हैं। प्रॉपर्टी आईडी और प्रॉपर्टी आईडी जैसी चीजों के लिए भी बहुत हमारे यहाँ संघर्ष करना पड़ता है एक आम आदमी को बनवाने के लिए नगर परिषदों में जाकर। और रही बात हमारे यहाँ नहीं, पूरे हरियाणा में इस समय स्ट्रीट लाइटों को लेकर पूरे हरियाणा में शाम होते ही अंधेरा छा जाता है और सफाई व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है। और पूरे तरीके से हरियाणा प्रदेश की जनता इस समय बदलाव चाहती है और वो इंडियन नेशनल लोकदल के उम्मीदवारों को वोट देकर इनेलो को सफल बनाएगी। आप कह रहे हैं कि फतेहाबाद में शाम होती है अंधेरा, मतलब पावर कट्स की समस्या वहां पर है? पावर कट्स की समस्या भी है सर, लेकिन यहाँ स्ट्रीट लाइट्स की बहुत बड़ी समस्या है। फतेहाबाद में नहीं, पूरे मतलब कई जगह हरियाणा के कई शहरों में ऐसी स्थिति है कि स्ट्रीट लाइटें नहीं है और सफाई व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है। पानी, पेयजल की किल्लत है। ये इतनी भयंकर गर्मी के अंदर लोग यहाँ दूर दूर तक लाइनें लगती हैं पानी के लिए और बिल्कुल भी कोई व्यवस्था फेयर तरीके से हरियाणा प्रदेश में नगर परिषद की तरफ से नहीं चल रही। और ये इन विषयों को आपने उठाया तो जरूर इस पर जवाब लेंगे वीरेंद्र जी से, वीरेंद्र जी के पास चलेंगे। लेकिन इन सभी विषयों को लेकर, जो कि आम लोगों का विषय है, और पानी की समस्या और बिजली की समस्या, स्ट्रीट लाइट्स की समस्या, ये निकाय चुनावों के विषय होने चाहिए। और हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी नहीं जुड़ पाए हैं, उनसे कुछ एक प्रश्न करने थे। लेकिन वीरेंद्र चौहान जी, मैं आपके पास आऊंगा, इससे पहले आम आदमी पार्टी के विकास नेहरा जी हमारे साथ जुड़ गए। विकास जी, आवाज मिल पा रही है? बिल्कुल मिल पा रही है सर। आम आदमी पार्टी को लेकर बार बार हरियाणा में कहा जाता है कि कोई अस्तित्व नहीं है, जमानतें जब्त होती हैं चुनावों में, लेकिन निकाय चुनाव में आप लोगों के पास एक मौका है। कौन सा मॉडल पेश करेंगे निकाय चुनाव में, दिल्ली वाला या पंजाब वाला? सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। हमारी जो पार्टी है भैया, सबसे पहले तो हम भ्रष्टाचार का मुद्दा लेके आते हैं बीच में। चाहे दिल्ली की बात रख लो, चाहे पंजाब की बात रख लो, दिल्ली सुपर हिट है और पंजाब सुपर डुपर हिट है नतीजों के अनुसार। और इस बार जो लोग हमारे को कहते थे कि जमानत जब्त पार्टी है, वो कुछ लोग यहाँ बोल के भी जा रहे हैं कि जैसे कि आप देख ही रहे हो कि भ्रष्टाचार के मुद्दे, चाहे करनाल को ले लो, चाहे समाड़ता को ले लो, दुनिया भर के नगर पालिकाओं के अंदर दुनिया भर के घोटाले, मैं तो कहूंगा कि घोटाला सरकार पिछले कुछ टाइम से हमारे हरियाणा के अंदर चल रही है। कुछ टाइम से क्या, जब से भाजपा की चल रही है, उससे पहले प्रॉपर्टी डीलरों की सरकार हमारे हरियाणा के अंदर रही है, जो कि कांग्रेस के बारे में कहा जाता है। और नगर पालिका के अंदर
हम हर जगह मैदान में हैं। मैं तो सबसे यही कहूंगा कि आइए और हमारा मुकाबला कीजिए। अब आम आदमी पार्टी को जैसे कि दिल्ली में और पंजाब में, अब हरियाणा में रोकना नाकाम है, कोई हमारे को नहीं रोक पाएगा। सभी नगर पालिकाओं पे हम जीत दर्ज करने का काम करेंगे और सारा वोटर आम आदमी पार्टी के साथ रोज के रोज दिन भर बहुत जबरदस्त तरीके से हमारे साथ जुड़ रहा है। जबरदस्त कैंपेनिंग हर जगह चल रही है। जहां तक कि सर देखिए, आम आदमी पार्टी के साथ प्रॉब्लम क्या है कि जो विरोधियों का कहना है वो ये कहते हैं कि इन्होंने तो एसवाइएल का पानी रोक रखा है। वो हर बार इसी मुद्दे पर ला करके आपको रोक देते हैं, फिर उसके बाद पार्टी का स्टैंड स्पष्ट नहीं हो पाता। वो कहते हैं कि दिल्ली पानी मांग रहा है और पंजाब दे नहीं रहा, दोनों तरफ से ये हरियाणा को परेशान कर रहे हैं। इस मुद्दे पर आप लोगों को घेरा जाता है, इसके लिए कुछ कीजिए सर। देखिए सर, ये तो एक बहुत हास्यास्पद बात आपने कही है कि दिल्ली का पंजाब का पानी हमने रोक रखा है। 75 साल से, कितने सालों से आप देख के चल रहे हो, 75 सालों का अगर इतिहास उठाया जाए तो सबसे ज्यादा कांग्रेस की गवर्नमेंट। सर इतिहास में क्यों जा रहे हैं, वर्तमान की बात कीजिए ना, अभी तो आप लोग हैं। तो हमारे देखिए सर, अकेले ये पंजाब का मसला नहीं है, इसके अंदर अभी हमारे साथ साथ यहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट दोनों रही। कैप्टन साहब की गवर्नमेंट वहां चल रही थी, उन्होंने काम नहीं किया, इसीलिए तो आप लोगों को चुना पंजाब की जनता ने, इसीलिए दिल्ली की जनता ने आपको चुना कि पानी का विषय कुछ हल होगा। देखिए ना सर, जैसे ही हरियाणा के अंदर हमारी गवर्नमेंट बनेगी तो सबसे पहला काम हमारा ये हुआ, हर डोल तक पहुंचाने का, पानी को पहुंचाने का हम काम करेंगे, हर टेल तक पानी पहुंचाने का हम काम करेंगे और एसवाइएल का पानी भी हम लेके आएंगे। इन लोगों की तरह गंदी राजनीति हम हरियाणा के लोगों के साथ नहीं। चलिए सर, आपने इस बात को बोलने की हिम्मत की, लेकिन आपका शीर्ष नेतृत्व कभी इस बारे में एक शब्द भी किसी मंच से नहीं बोलता। बहरहाल इन सभी विषयों को लेकर चर्चा तो जारी रहेगी। सर मैं आऊंगा फिर आपके पास। वीरेंद्र चौहान जी हमारे साथ बीजेपी से हैं। वीरेंद्र जी, कांग्रेस की प्रवक्ता मनीषा जी ने कहा कि कोई वो असंवैधानिक काम नहीं कर रही हैं कि अगर वो सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ रही हैं, बल्कि आप लोगों ने राजनीति करके इस विषय को कुछ इस तरह से बना दिया है कि जो कि एक विषय है नहीं, वो पूरे तरीके से चुनाव लड़ रही हैं। आईएनएलडी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार बहुत बड़े स्तर पर है हरियाणा में। वो परेशानियां मूलभूत जो फतेहाबाद में अंधेरे की समस्या उन्होंने बताई कि स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, और ऐसी कई जगह उन्होंने गिनवाई कि बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर इस तरह की समस्याएं हैं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि वो ऐसी पार्टी है कि उन्हें कोई रोक नहीं सकता। बीजेपी के लिए, गठबंधन के लिए बड़ी चुनौती है। देखिए, कांग्रेस से शुरू करते हैं। कांग्रेस को हमने नहीं कहा था उनके नेताओं को कि वो ये डींग हाँकना शुरू करें कि हम तो सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे, भाजपा को हराएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। इन्हीं के नेता कह रहे थे कुछ मैदान में आकर के चुनाव सिंबल पर लड़ेंगे और कांग्रेस धूम मचा देगी और तूफान मचा देगी। ऐसी ऐसी बातें कांग्रेस की लीडरशिप ही तो कर रही थी। और जब वे फंस गए, उधर राज्यसभा के चुनावों में फंस गए, इधर स्थानीय निकाय में इनको जमीन से रिस्पॉन्स मिलता नहीं दिखा, जब तय हो गया कि अगर निशान हाथ में लेकर उतरे तो अभी जब धरातल पर थोड़े बहुत दिखते हैं, मतदाता जमीन से भी नीचे उतार देगा, तो इन्होंने आखिरकार ये फैसला किया कि सिंबल पर नहीं लड़ेंगे। इसलिए मनीषा जी को बहुत विनम्रता से मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि नाम ना निशान और बनेंगे प्रधान, ये तो चलने वाला नहीं है। निगम के इसी तरह से ये इनसे पूछा जा सकता है कि दम था तो काहे छोड़ा मैदान, अपना निशान लेकर मैदान में उतरते और आंक लेते कि लोग शहरी क्षेत्र के कांग्रेस के साथ कितने खड़े हैं। लोकदल की बात करें, इंडियन नेशनल लोकदल के बारे में एक सामान्य हरियाणवी की समझ का चित्रण आपके सामने कर रहा हूं। इंडियन नेशनल लोकदल कभी भी अपने बेस्ट टाइम्स में भी, जब इनकी तूती बोलती थी, तब भी ये शहरों की पार्टी कभी थे ही नहीं। शहरों में न इनका जनाधार था, शहरों के लोग इनको स्वीकारते नहीं थे। उसका कारण ये है कि इंडियन नेशनल लोकदल ने ओवर द ईयर्स, जब जब सत्ता में आए या सत्ता से बाहर रहे, इन्होंने ऐसी छवि अपनी बनाई कि ये तो शहरों के विरोधी हैं, हुड़दंग करते हैं, उत्पात करते हैं। तो हालत ये है हरियाणा में कि अगर कोई व्यक्ति नत्था सिंह किसी एक शहर में चेयरमैन बनने के लिए अपनी छवि के आधार पर उतर जाए और उसको इंडियन नेशनल लोकदल समर्थन दे दे, उसको मान लो वहां 4000 वोट मिलने हो, तो सिंबल पकड़ाने के बाद अगर उसी व्यक्ति को आप कह दो कि सिंबल पे लड़ लो, तो उसके वोट घट करके 4000 से भी 1500 पर आ जाएंगे।
1000 पर आ जाएंगे। ये हरियाणा के शहरों की जमीनी हकीकत है। वैसे भी इंडियन नेशनल लोकदल गांवों में भी बची नहीं है। कुल मिलाकर के एक इनके पास विधायक हैं और ये डींगे बड़ी बड़ी ढांक रहे हैं। प्रजातंत्र साहब ऐसा कर सकते हैं, इनको ऐसा करने से हम रोक नहीं सकते। भ्रष्टाचार को लेकर इन्होंने बात कही। अंतर है साहब, हमने ना मैंने कहा ना हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जी ने कभी कहा कि भ्रष्टाचार का दैत्य, उसके सारे शीश काटे जा चुके हैं, वो पूरी तरह मर गया है। भ्रष्टाचार का दैत्य, उसके साथ मेरी आपकी सरकार की जनता की लड़ाई जारी है। फर्क एक आया है बड़ा कि वर्तमान सरकार भ्रष्टों के साथ बैठकर सरकार नहीं चलाती, ये भ्रष्टों से मिलकर और स्वयं भ्रष्टाचार करते हुए सरकार चलाते थे। हम भ्रष्टों और दुष्टों को कारागार में भेजकर उनकी चक्कियां चलवाते हैं। ये अंतर इंडियन नेशनल लोकदल और भाजपा, कांग्रेस और भाजपा के व्यवहार में है। हमारे शासनकाल में जहां कहीं से कोई भ्रष्टाचार की खबर आई, कोई प्रमाण मिला, कोई शिकायत हुई, हमने पल भर के लिए नहीं बचाया। हमारे मुख्यमंत्री जी की, मनोहर जी की ये विशिष्टता है कि गलत व्यक्ति चाहे घर का हो चाहे बाहर का हो, उसका साथ किसी सूरत में नहीं देते। और इंडियन नेशनल लोकदल का भ्रष्टाचार को लेकर के क्या स्टैंड है, कहां ये खड़े हैं, कितने मुकदमे चल रहे हैं, कितनों में इनके शिखर नेता अभी अभी काहे के लिए जेल में गए हैं, इनको बताइए। आय से अधिक संपत्ति के आरोप में जिनके शिखर नेता कारागार में हो, क्या उनको भ्रष्टाचार के मसले पर उपदेश देने का हक बचता है? दूसरी बात ये कि इन्होंने कहा कि सुविधाएं नहीं है, समस्याएं हैं, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, कहीं अंधेरे की बात की। मैं इनको बताना चाहता हूं, वर्तमान सरकार के कार्यकाल में हरियाणा में बिजली की आपूर्ति पहले से ग्रामीण अंचल में भी और शहरी क्षेत्र में भी बेहतर हुई है। हमने शहरी और ग्रामीण सभी सड़कों को पहले से बेहतर किया है। बेहतरीन हाईवेज, एक्सप्रेसवेज, स्थानीय सड़कें, नगरीय सड़कें हमने बनाई हैं। हमारे ही कार्यकाल में ये होना शुरू हुआ है कि सैकड़ों किलोमीटर सड़कों की, शहरी सड़कों की रात को नाइट स्वीपिंग होती है साहब, और मशीनों के द्वारा, यांत्रिक उपकरणों के द्वारा होती हैं। नागरिक रात को भले ही दिन भर की खराब सड़क को छोड़ करके सोते हैं, सुबह उठते हैं तो उन्हें साफ सुथरी सड़कें मिलती हैं। ये हमारा काम है जो बोलता है। हाँ, जहां कहीं खामी है दूर उसको हम ही कर सकते हैं। हमसे बेहतर किसी मायने में ना कांग्रेस है ना INLD है। हमसे बेहतर अगर कोई होगा भी कल को तो वो हम ही होंगे। हम आज जैसे हैं, कल उससे अच्छा परफॉर्म करेंगे। ठीक है सर, उम्मीद करते हैं कि आप बेहतर परफॉर्म करेंगे। लेकिन चूंकि विरोधी दल हैं, निश्चित रूप से जो विषय उनके सामने आते हैं, जिन बातों को वो समझते हैं कि सरकार की वीकनेस है, वो जरूर सामने रखेंगे। एक सवाल जरूर आम आदमी पार्टी पर मेरी टिप्पणी अगर आप अनुमति दें तो मैं करना चाहता हूं। शॉर्ट में रखिएगा सर। आम आदमी पार्टी अपने आप को 30 मार खां, तुर्रम खां, जो मर्जी कहे, आम आदमी पार्टी का चाल, चरित्र, चेहरा बहुत जल्दी लोगों के सामने आ गया है। पंजाब में ये जिस तरह अलगाववादी खालिस्तानी तत्वों को संरक्षण देते हैं, पंजाब में इनकी सरकार जिस तरह हरियाणा के पानी का हक मारने का ऐलान करती है, ये दिल्ली में कुछ और बोलते हैं, पंजाब में कुछ और बोलते हैं, और हरियाणा में आकर कहते हैं कि हर डोल और हर खाल तक पानी पहुंचाएंगे। ये बताइए कि ऐसे लोगों की बात पर भला भरोसा कौन और कैसे करेगा? आम आदमी पार्टी की लीडरशिप ने अपनी छवि ऐसी बनाई है कि ये केवल विज्ञापनों का खाते हैं, विज्ञापनों में खाते हैं और विज्ञापनों का खाते हैं। 2 स्कूल अच्छे बना करके दिल्ली के, उन पर जितना खर्चा आता है उससे कई सौ गुना उनके विज्ञापन पर व्यय कर देते हैं। बाकी स्कूलों को खराब हालत में छोड़ देते हैं। 1-2 अस्पताल अच्छे बनाए, उनका विज्ञापन किया और मार्केटिंग करने मैदान में उतर जाते हैं। दिल्ली के साधारण अस्पतालों की दुर्दशा वो आप देख लीजिए, और जो ये विज्ञापनों में दिखा रहे हैं उसको देख लीजिए।
धरती आसमान का, जमीन आसमान का अंतर है। हरियाणा का शहरी मतदाता हो या ग्रामीण, इनके बहकावे में, इनके चक्रव्यूह में किसी सूरत में उलझने वाला नहीं है। ट्रिपल इंजन की सरकार के लिए हरियाणा का नगरीय मतदाता, नागरिक क्षेत्रों का जो मतदाता है वो मतदान करेगा। शहरों की सरकार ट्रिपल इंजन की सरकार होगी, भारतीय जनता पार्टी और जजपा के गठबंधन की सरकार होगी। निश्चित तौर पर हमको इस बात का पूरा भरोसा है और ये भरोसा हमारे काम के कारण है, हमारी परफॉर्मेंस। लोग इस बात में कितना बिलीव करते हैं ये मतदान के बाद स्पष्ट हो जाएगा। चौहान साहब, मैं आपके पास फिर आऊंगा। अजय गुलिया जी हमारे साथ जेजेपी से जुड़ गए हैं, काफी देर बाद जुड़ पाए किसी वजह से। गुलिया साहब, आवाज मिल पा रही है? हाँ बिल्कुल, आवाज आ रही है। गठबंधन में सरकार के साथ सहयोग करना और एक छोटे भाई की आज्ञाकारी छोटे भाई की तरह आप लोग हर चीज बीजेपी के साथ बातचीत करके चलते हैं, फायदा ज्यादा हो रहा है सर, नुकसान ज्यादा हो रहा है? क्योंकि कई जगह जो आपके निचले स्तर के कार्यकर्ता हैं जो चुनाव लड़ने की महत्वाकांक्षा रखते हैं वो नामांकन भर चुके हैं। हालांकि स्क्रूटनी में बार बार ये बात कही जा रही है प्रवक्ताओं द्वारा कि ठीक है वो नाम वापस ले लेंगे, लेकिन संदेश ठीक तरीके से नहीं पहुंच पाएगा सर? नहीं, देखिए संदेश बिल्कुल ठीक तरह से पहुंचा है। कुछ लोग जो कि नाम लेकर के, देखिए पहले ये तय हुआ था कि जननायक जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तय हो गया था कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे। तो सभी कार्यकर्ताओं को कहा, आदेश पार्टी की तरफ से दिशा निर्देश दिए गए थे कि जो साथी चुनाव लड़ना चाहते हैं वो कमेटी बना करके वो अपने नाम दीजिए। उनको ग्रीन सिग्नल दिया गया, परंतु दोबारा मीटिंग हुई, उसमें यह तय हुआ कि जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी मिलकर के चुनाव लड़ेंगे और जो हमारे हिस्से की सीटें आई उन पर हमारे कैंडिडेट और जो भारतीय जनता पार्टी के हिस्से आएंगे उन पर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट चुनाव लड़ेंगे, उनकी हम मदद करेंगे और वो हमारी मदद करेंगे। लेकिन अगर कुछ रह गया है तो वो बहुत जल्दी हमने सॉर्ट आउट कर भी लिया है और अब तकरीबन ये तय है कि जिला इकाइयां अपने स्तर पर, पार्षद के स्तर पर अपना तय करेंगी और जो चेयरमैन के स्तर पर है वो सब कुछ सॉर्ट आउट होकर के जो सीटें जननायक जनता पार्टी के हिस्से हैं वहां जननायक जनता पार्टी का और जो भारतीय जनता पार्टी के हिस्से हैं वहां भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी लड़ेगा। और जननायक जनता पार्टी की तरफ से मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त कर देता हूं कि प्रत्येक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताने में मदद करेंगे। चलिए, ये आप गठबंधन का दावा है कि जीत उनकी होगी, काम के आधार पर लोगों के बीच जा रहे हैं। मनीषा जी हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। मनीषा जी, वीरेंद्र जी ने जो बातें कही हैं आप उस पर जवाब देना चाहेंगे? प्रश्नों के साथ आगे बढ़ें। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब की बार 75 पार, ये नारा 2019 में किसने दिया था? कौन सी पार्टी ने दिया था? तो किस पार्टी को डींगे हाँकने की आदत है, आप बताइए। और कितनी सीटें आई थी इनकी? 40। पूर्ण बहुमत भी नहीं मिल पाई थी इनको। और रही बात स्वच्छता की, ये नाइट स्वीपिंग की बात कर रहे हैं। देखिए, मैं चरखी दादरी जिले से हूँ। आप वहां पे जो गंदगी फैली हुई है ना, खास तौर से सड़कों के किनारों पर, आप प्लीज आके देखिए। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, आप आके देखिए। और आज भी हमारे देश में भी और हमारे प्रदेश में भी 70% आबादी ग्रामीण क्षेत्र में रहती है जी। 70% आबादी। पंचायतों के ये चुनाव किस लिए नहीं करवा रहे? क्योंकि इनको पता है ग्रामीण क्षेत्र में इनका सुपड़ा साफ हो चुका है, इसलिए 6.5 साल हो गए ये पंचायत के चुनाव नहीं करवा रहे हैं। यही एकमात्र कारण है। तो इनका जवाब इनको दे केवल, और प्रचार का ये लोग खाते हैं और पार्टियां इतना नहीं खाती जितना ये लोग खाते हैं। इन्होंने एक नकली गुजरात मॉडल बना दिया। हम सब जानते हैं गुजरात में कितना विकास हुआ है, धीरे धीरे उसकी असलियत निकल रही है। ना तो वहां ढंग की लगता है किसी तकनीकी परेशानी की वजह से मनीषा जी की बात अधूरी रह गई। एनएलडी के प्रवक्ता जो कि कह रहे थे कि भ्रष्टाचार का विषय, वीरेंद्र चौहान जी कह रहे हैं मेहता साहब कि आप लोग भ्रष्टाचार के बारे में नहीं बात करें तो बेहतर होगा। मैं अभी सुन रहा था, उन्होंने बहुत बड़े बड़े प्रवचन दिए, उन्होंने हमारे आदरणीय चौटाला साहब के ऊपर भी टिप्पणी की। तो मैं उनको ये वो समय याद दिलवाना चाहता हूं जब भारतीय जनता पार्टी हमारे पार्टनर के रूप में हरियाणा में काम करती थी। ये तब की बातें हैं जब इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार हुआ करती थी हरियाणा प्रदेश। और भ्रष्टाचार की ये बातें करते हैं कि भ्रष्टाचार अब नहीं है। तो मैं इन्हें एक विनम्र निवेदन करता हूं कि किसी भी दिन
वक्त निकालकर फतेहाबाद, सिरसा, हिसार, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आए, मैं इन्हें साथ ले जाकर दिखाऊंगा कि किस तरीके से एक आम व्यक्ति को, एक आम नागरिक को एक छोटे से काम के लिए नगर परिषद, जन स्वास्थ्य विभाग, इन दफ्तरों में किस तरीके से धक्के खाने पड़ते हैं बिना पैसों के। मैं सर ठीक है, मैं आपकी बात बिल्कुल जायज है, मैं मान सकता हूं कि इस तरह की परेशानियां आती होंगी मेहता साहब, लेकिन मेरा कंसर्न ये है कि इनको दिखाने की बजाय आप इसकी एक शिकायत दर्ज कराइए। अगर उस पर एक्शन नहीं होता है तो उस मुद्दे को हम इस कार्यक्रम में उठाएंगे, ये मेरा वादा है। अरे सर, शिकायत दर्ज नहीं कराई होगी, क्या आप लोगों को लगता है कि नहीं कराई होगी? अभी मैं आपको भी तुरंत एक वीडियो दिखा सकता हूं जिसमें एक नगर परिषद के कर्मचारी, ऑनलाइन वीडियो है यूट्यूब के ऊपर, मैं अभी आपको लिंक भेज सकता हूं, कि एक रेडी वाले से 1000 रुपए महीना ले रहे हैं। 1000 रुपए महीना एक रेडी वाले से, एक फल की रेडी लगाने वाले से, सब्जी की रेडी लगाने वाले से 1000 रुपए महीना लेके जा रहे हैं। जब वो रेडी वाले ने उनको पैसे नहीं दिए तो उन्होंने उसकी रेडी पलट दी। ऐसे एक छोटे से एक गरीब आदमी के साथ किस तरीके से अत्याचार करते हैं। और दूसरी बात, वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि हमारे सरकार के समय में ये होता था, वो होता था। मैं उनको आज बताना चाहता हूं कि हमारे फतेहाबाद और सिरसा जिले को नशे के अंदर बिल्कुल धकेल दिया गया है। पिछले 2014 से, जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है, तब से हमारे इलाके में चिट्टा और स्मैक गली गली में बिक रहा है। जबकि इन्होंने नाम देकर एंटी नारकोटिक्स ब्यूरो बना रखे हैं। मैं खुद वहां पर 3-4 बार शिकायत दर्ज करवा चुका हूं चिट्टे वालों के खिलाफ, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। हमारे यहाँ पिछले दिनों फतेहाबाद में एक चिट्टा बेचने वाले एक व्यक्ति ने एक व्यापारी की हत्या कर दी। और इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं, लूट, डकैती और तस्करी, ये सब भारतीय जनता पार्टी के राज में इस समय हरियाणा प्रदेश में हो रहा है। बिल्कुल, मैं इस पर जवाब लूंगा, वीरेंद्र जी से जरूर जवाब लूंगा, लेकिन आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, एक छोटा सा रिएक्शन उनसे भी ले लिया जाए। नेहरा साहब, ये समय जो है आम आदमी पार्टी के लिए अनुकूल नहीं है, क्योंकि जिस तरह से मतलब मैं वीरेंद्र चौहान जी की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ, मेरा इसमें कोई निजी हित नहीं है, लेकिन ये जो समय है वो अनुकूल इसलिए नहीं है क्योंकि पंजाब में जो चीज़ें, जो घटनाएं घटित हुई उसका उदाहरण देते हैं आम आदमी पार्टी के विषय में। दिल्ली में कुछ एक चीज़ों को लेकर के घेरा जाता है, फिर एसवाइएल का मुद्दा आ जाता है। तो आम आदमी पार्टी स्थानीय लोगों के बीच जाकर के कैसे पैठ बनाएगी, कैसे आप अपना पक्ष रखेंगे? देखिए सर, यही एक ऐसा समय है जो आम आदमी पार्टी के अनुकूल है और बहुत अच्छा पूरे प्रदेश और देश के अंदर चल रहा है। आने वाले टाइम के अंदर आप देखेंगे कि एक ही विकल्प जो बीजेपी सरकार के घमंड तोड़ने के लिए अरविंद केजरीवाल जी सामने आ गए। सब लोगों को पता है कि अरविंद केजरीवाल जी एक विकल्प आगे आएंगे जो बीजेपी सरकार का घमंड पहले भी तोड़ा है। दिल्ली में भी 3 बार तोड़ चुके हैं, पंजाब में भी तोड़ दिया है, हिमाचल प्रदेश में इनका घमंड तोड़ने का काम करेंगे और हरियाणा के अंदर तो 90 की 90 सीटें जीतने का हम काम करेंगे विधानसभा की। और रही बात जो मेरे आदरणीय बीजेपी के साथी बोल रहे थे कि आम आदमी पार्टी के बारे में कि वो 2 स्कूल बनाते हैं, 2 अस्पताल बनाते हैं, तो मैं मेरे मित्र को आमंत्रित करूंगा कि आप दिल्ली आइए और मैं तो ये कहूंगा कि हम तो अमेरिका तक के राष्ट्रपति की पत्नी हमारे स्कूल देखने आ रही है। मैं पूरी भारतीय जनता पार्टी को आमंत्रित करूंगा कि आप दिल्ली में आइए, आप लोगों को हम अपने तहे दिल से हमारी सारी चीजें दिखाएंगे ताकि आप भी हमारे देश के अंदर ऐसे अच्छे काम करें जो अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के अंदर कर रहे हैं और पंजाब के अंदर कर रहे हैं। रही दूसरी बात, हमारे हरियाणा में कहावत है जो ये भ्रष्टाचार के ऊपर बीजेपी बोल रही है कि हमारे हरियाणा में कहावत है कि छाछ तो बोल रहा, छालानी भी बोल रहा, जिसमें 100 छेद। भ्रष्टाचार हरियाणा के अंदर इस कदर फैल चुका है कि आज की डेट में आप बगैर पैसे दे कहीं पे काम नहीं कर सकते, किसी भी प्रकार का कोई आप आम हरियाणा के अंदर नहीं कर सकते। आम आदमी पार्टी आने वाले टाइम के अंदर आम आदमी पार्टी ही अब ऐसा विकल्प है जो लोगों के सामने भ्रष्टाचार का जो काल है वो केजरीवाल है। और आने वाले समय के अंदर आम आदमी पार्टी पूरे देश के अंदर छाएगी और अरविंद केजरीवाल जी आने वाले समय के अंदर प्रधानमंत्री इस देश के अंदर बनेंगे। अजय गुलिया जी समय मांग रहे थे। जी अजय जी। देखिए, मैं एक अनुरोध करूंगा, जीएनसीआर जिस प्रकार से दिल्ली और हरियाणा की और एनसीआर की खबरें उठाता है, जरूर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने जो बात कही स्कूलों में जाना चाहिए। मैं तो नाम लेकर के स्कूलों को बता सकता हूँ कि जो इनके स्कूल बेहतर है उनमें किसका योगदान है। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, जैसे आप पुरेड़ा के स्कूल पे जाएंगे, नजफगढ़ जोन के अंदर ये स्कूल पढ़ता है,
वो स्कूल अच्छा बेहतर बनाया, क्योंकि वो 2-3 गांव की कमेटी लोगों ने मिलकर के उस स्कूल को बेहतर बनाने का काम किया। मैं इनको कहता हूँ, इनको खुली चुनौती देता हूँ। ये मुंडका विधानसभा जो दिल्ली हरियाणा प्रदेश से लगते विधानसभा है, किराड़ी विधानसभा है, आपका बवाना विधानसभा है, आपका नजरपुर, यहाँ जाकर के आप गलियों में जाएं। आप अगर गलियां, आप गाड़ी तो छोड़िए, पैदल भी किसी भी प्रकार से आप उनको पार नहीं कर सकते। ये लोग तो एड पे पैसा खर्चने वाले लोग हैं। दूसरी चीज, मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, देखिए इस मंच से, बड़े मंच से, कि लोगों के बीच में जाएंगे अपने काम को लेकर के। सरकार का, भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी का जो 2.5 साल का शासनकाल रहा है, उसमें जाएंगे, लोगों को अपने काम को लेकर के जाएंगे। ये बताएंगे कि सरकार ने क्या क्या काम किया है, जो वादे हम लोग करके आए थे वो कितने पूरे किए हैं। ये सारी चीजें लेकर के लोगों के बीच में जाएंगे। ये तो हरियाणा प्रदेश के लोग करेंगे कि हम कितना सफल हो पाए हैं, कितना हम लोग काम कर पाए हैं। लोगों को ये भी जरूर बताएंगे कि अभी 2.5 साल का समय हुआ है, जो बचे हुए काम है, बचे हुए हमारे वादे हैं, जैसे 75% का रोजगार का हरियाणा प्रदेश के बच्चों को हमने वादा किया था, कानून के रूप में बना करके उसको पूरा करने का काम किया। आज किसान के खाते में सीधे पैसे जा रहे हैं। आज किसान के खाते में सीधे पैसे जा रहे हैं। क्या किसी को इस बात से आपत्ति है? लोगों ने हो हल्ला मचाया, कांग्रेस ने भी हो हल्ला मचाया, लेकिन राजस्थान में इनकी सरकार है। जब हरियाणा प्रदेश के अंदर ये प्रयोग सफल हुआ, किसान के खाते में सीधे पैसे गए, तो राजस्थान की सरकार ने भी कहा कि हम भी ये नीति राजस्थान के अंदर लागू करना चाहते हैं कि अगर किसान के खाते में सीधे पैसे जा रहे हैं तो इससे किसको आपत्ति है? किसको आपत्ति है? आज कोई भी कंप्लेंट है, कोई भी, जैसे मैं सिंपल बात करूं, कोई भी आपको रेवेन्यू संबंधित काम है, फर्द निकलवानी है, आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सरकार बाध्य है कि एक तय सीमा के अनुसार, तय सीमा के अंदर उसको जवाब देना होगा और आपका काम करना होगा, अन्यथा वो अपने आप एक शिकायत के रूप में दर्ज हो जाएगी। देखिए, नई चीज को शुरुआत होती है, उसमें कुछ परेशानी आती है, हम इस बात को भी स्वीकार करते हैं कि आई, लेकिन ये बेहतर होगा। देखिए, डेवलपमेंट एक कॉस्ट पे आती है। जब सिस्टम को बदला जाता है, कोई नई चीज की शुरुआत होती है, उसको समझने में, उसको सुचारू रूप से चलाने में परेशानी होती है। हम इस बात को भी स्वीकार करने वाले लोग हैं, लेकिन इसको बेहतर बनाने के लिए प्रयास किया जा रहा है और बेहतर हुआ भी है। ठीक है, बेहतरी के लिए काम किया जा रहा है। चौहान साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ, क्योंकि जो एनएलडी के प्रवक्ता हैं उन्होंने कहा कि ठीक है, भ्रष्टाचार एक विषय है। आपने ओपी चौटाला जी का एक उदाहरण देते हुए इस बारे में कहा कि ठीक है, लेकिन सर ठीक है, उनके वो अगर कर रहे हैं तो वो सजा भुगत रहे हैं, लेकिन अगर भ्रष्टाचार कहीं हो रहा है तो उस पर एक्शन होना चाहिए। वो कह रहे हैं कि शिकायत दर्ज कराने के बाद भी काम नहीं होता। फिर उन्होंने नशा तस्करी का एक विषय उठाया कि नशे को लेकर के फतेहाबाद और सिरसा के कई क्षेत्रों में इस तरह की घटनाएं हुई कि नशा तस्करी करने वाले लोगों ने मर्डर तक कर दिया। उसके बाद प्रॉपर्टी आईडी का एक विषय, जिसमें कि सिस्टम में, जिसमें आपके सहयोगी अजय गुलिया जी कह रहे हैं कि ठीक है, जो सिस्टम चेंज हुआ है उसमें कुछ कमियां हैं, उनको हम ठीक कर लेंगे। तो परिवार पहचान पत्र और प्रॉपर्टी आईडी को लेकर के तो हम ये मान सकते हैं कि चीजें अभी बदल रही हैं, तो समय लगेगा इसमें व्यवहार में आने में, इसमें थोड़ा समय लग सकता है। लेकिन सर, नशा तस्करी को लेकर सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति का दावा बार बार मंचों से किया जाता है, लेकिन उसके बाद नशा तस्करी की शिकायत आ रही है। देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता जो कह रहे हैं, उनको मैं यही बताना चाहूंगा, थोड़ा सा उत्तर आपने मेरे से पहले ही दे दिया, कि जहां उनको कहीं गड़बड़ी दिखती है, कोई भ्रष्ट व्यक्ति, कोई भ्रष्ट कर्मचारी नागरिकों को परेशान करता दिखाई देता है, उनको यानी प्रत्येक हरियाणवी को, शहरी और ग्रामीण को, लोकदल वालों को भी, कांग्रेस वालों को भी, ऐसे 1 से अधिक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दिए हैं जहां वे आपराधिक तत्वों के खिलाफ, भ्रष्ट लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। उनमें सीएम विंडो भी शामिल है, उनमें मुख्यमंत्री जी का ट्विटर हैंडल भी शामिल है, और बहुत सारे प्लेटफॉर्म, अलग अलग पोर्टल्स के माध्यम से आप अपनी ग्रीवेंसेस सरकार तक पहुंचा सकते हैं। हमारे पास बताने के लिए आंकड़े हैं, क्योंकि हमने काम किया है कि जब जब कहीं किसी के खिलाफ, किसी के विरुद्ध कोई शिकायत आती है, तो हम हस्तक्षेप करते हैं और प्रभावी हस्तक्षेप करते हैं, अपराधियों को जेल में ठूंसते हैं, और हम इस बात की परवाह नहीं करते कि अपराध करने वाला व्यक्ति, भ्रष्टाचार में मुलव्विस संलिप्त व्यक्ति, वो छोटा है या बड़ा है, ए दल का है या बी दल का है। इस मामले में वास्तव में जीरो टॉलरेंस है साहब। हां, कभी कभी ये हो सकता है साहब कि जब आप भ्रष्टाचार के दैत्य से लड़ रहे हो, और क्योंकि वो बहुत पुराना दैत्य है और उसको दैत्याकार बनाने वाले भी यही लोग हैं, इन्होंने ऐसे ऐसे सिस्टम खड़े किए हैं
ऐसे आपराधिक तत्वों के साथ मिलकर के गिरोह खड़े किए इन्होंने प्रदेश में कि जिनकी जड़ उखाड़ने में, जड़ पाड़ने में मारी भी ताकत लग रही है, बहुत जोर लग रहा है, लेकिन और उसमें समय लग सकता है निपटाने में, परंतु हमारी निष्ठा, हमारी प्रतिबद्धता भ्रष्टाचार को हटाने में, और मैं आपके चैनल के माध्यम से आईएनएलडी के प्रवक्ता को फिर वचन दे रहा हूं, वे भ्रष्टाचार का कोई मामला उनकी संज्ञान में हो, सब प्रमाण संबंधित पोर्टल पर भी भेजें और मुझे भी बताएं, हम कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। नशे का इन्होंने सवाल उठाया, साहब ऐसा लगता है आपकी बात से जैसे 2014 से पहले कहीं नशा था नहीं, और अचानक नशा आ गया और वो फतेहाबाद और सिरसा में इनके इलाके में छा गया। साहब हमारे कार्यकाल में नशे के विरुद्ध संगठित अभियान शुरू हुआ है, उसके लिए सेपरेट व्यवस्था हमने खड़ी की है। हम तो अड़ोस पड़ोस के राज्यों के साथ कोऑर्डिनेट करके जो नशे के कारोबारी हैं उनको नाथने, उनको नापने और कारागार में ठूंसने की दिशा में कदम उठा रहे हैं। इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। क्या हुआ, इनकी छवि ऐसी क्यों बनी कि शहरी मतदाता लोकदल का नाम आते ही छिटक जाना चाहता है। लोगों को याद है शहर में करनाल के लिबर्टी वाले प्रतीक हो सकते हैं, उसका एक प्रतीक हो सकते हैं कि सरकार में रहते हुए व्यापारियों से, कारोबारियों से धन वसूली करने के लिए ये उनके प्रतिष्ठानों के सामने सड़क खुदवा दिया करते थे। रेहड़ी वाले का बयान कर रहे थे। आपकी पार्टी पर तो ये आरोप लगता रहा है कि आप तो रेहड़ियां लूट लिया करते थे आपके कार्यकर्ता। तो खुद मियां फजीहत, औरों को नसीहत, ये हालत इंडियन नेशनल लोकदल की है। और एक अंतिम बात लोकदल के प्रवक्ता की ओर मैं ये कहूंगा कि मित्रवर, आपको अपनी बात कहने का पूरा हक है, लेकिन जन्नत की हकीकत आपको भी मालूम है। शहरों में आप कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देते। आप समूचे हरियाणा में कहीं दिखाई नहीं देते। एक ही तो विधायक है साहब, जैसे कैसे आपको हरियाणा की जनता ने गांव और शहरों में बुरी तरह नकारा हुआ है। अब बात कर लेते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस की प्रवक्ता हमारी बहन कह रही थी कि पंचायतों के चुनाव 6.5 साल में से नहीं करवाए, निकायों के चुनाव 6.5 साल से नहीं करवाए। आंकड़े और प्रस्तुतिकरण मैं जॉन साहब एक सेकंड के लिए आपको रोक रहा हूं। वो बात जो कांग्रेस की मनीषा जी कह रही थी, वो ये भी कह रही थी कि आप लोगों को भी नकारा था। आप लोग 75 पार का नारा दे रहे थे और 40 में सिमट कर रह गए। मैं उसी में आ रहा हूं, मैं उसको भी उत्तर दे दूंगा मित्रवर। मैं पहली बात तो ये इनको बताना चाहता हूं कि स्थानीय निकायों के चुनाव, नगरीय निकायों के चुनाव हो या पंचायती निकायों के चुनाव, वे अदालती प्रक्रियाओं में उलझकर कुछ देर उनको जरूर हुई है। उसमें सरकार की भूमिका रोकने की नहीं है। सरकार की तो इन संस्थानों को और बेहतर और मजबूत बनाने की भूमिका थी। हम नए प्रावधान, बेहतरीन प्रावधान जन कल्याण के लाने के लिए लड़ रहे हैं। उसके कारण थोड़ी चुनावों में देरी हो गई, लेकिन ऐसा तो झूठ मत बोलिए। 5 साल का कार्यकाल और उसके बाद जो समय हुआ है, आप यूं थोड़ी कहोगे कि 6.5 साल बाद चुनाव कराए। तथ्यों को ऐसे तोड़ मरोड़ के पेश करना कि यूं लगे जैसे 6.5 साल से प्रजातंत्र है ही नहीं, प्रजातांत्रिक संस्थान है ही नहीं शहरों में और नगरीय निकायों में। सब नगरीय निकायों ने और ग्रामीण पंचायती राज संस्थाओं ने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया, और हम व्यवस्था में कुछ परिवर्तन करना चाह रहे थे। कुछ नए नियम प्रावधान हम लेकर आए बेहतरी के लिए। उनको लेकर लोग अदालत में चले गए, और अदालत में जाने वाले भी इन्हीं हमारी प्रतिपक्षी पार्टियों के मित्र प्यारे मिलेंगे। तो अगर चुनावों में देरी हुई तो इनकी नकारात्मक राजनीति के कारण हुई होगी, हमारे कारण नहीं हुई। एक बात जो आपने कही, मनीषा जी कह रही थी आपने 75 पार का नारा दिया, 40 पर अटक गए। परंतु मनीषा जी, आप कितने पर अटकी? मनीषा जी, आपकी पार्टी कभी 68 सीटों पर थी। उसके बाद दूसरे कार्यकाल में आपको जनता ने कितने पर समेट दिया था, और कैसा दूसरा कार्यकाल आपने चलाया। हम तो 47 से घटकर 40 पर गए। आप 68 से घटकर 40 से नीचे चली गई थी। बात डींगे हाँकने की थी।
सर बात डींगे हाँकने की थी। हाँ। बात डींगे सीटें घटने या बढ़ने की नहीं थी, बात हम कर रहे थे डींगे हाँकने की। कौन कितनी बड़ी बड़ी डींगे हाँकता है, तो मैं उसका उदाहरण दे रही थी। ठीक है, अनिशा रुकिए, ये तरीका ठीक नहीं है, फिर मैं आपको भी नहीं बोलने दूंगा, ये ध्यान रखना। हाँ, आप अगर बोलेंगी बीच में दखल देंगी तो मैं भी दूंगा। नहीं, वो स्पष्ट कर रही हैं, वो विषय को स्पष्ट कर रही है मनीषा जी, बता रही हैं कि किस विषय पर उन्होंने बोला था, बीच में नहीं बोल रहे अपनी सर। बारी में मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, आप दूसरे कार्यकाल में 68 से घटकर 40 पर गई थी, हम दूसरे कार्यकाल में 47 से 40 पर आए। हाँ। और ईमानदारी से गठबंधन की सरकार चला रहे हैं। दूसरे जी की महान पार्टी प्रवक्ता हैं जिन्होंने कुलदीप बिश्नोई के विधायकों को तोड़कर गैर कानूनी असंवैधानिक तरीके से दूसरे कार्यकाल की सरकार चलाई और उसके बाद सत्ता से बाहर जनता द्वारा फेंक दिए गए। हाँ। आपको भी कहना पड़ेगा, खुद मियां फजीहत, औरों को नसीहत, अपने गिरेबान में झांक के गठबंधन के अलावा फिर सभी हम पार्टियां इस वक्त यही हैं, खुद मियां फजीहत, बाकी को नसीहत। ठीक है सर, मैं एक प्रश्न और लूंगा आपसे, क्योंकि हमें उम्मीद, आम जनता के तौर पर एक उम्मीद होती है कि अगर कोई काम कर रहा है, अगर कोई इतनी बखान कर रहा है तो कुछ तो काम कर रहा होगा। हालांकि सर, गुरुग्राम में बारिश के बाद अगर आप ये चुनाव करवाएंगे तो शायद लोग आपको नकार दें, क्योंकि राजीव चौक की स्थिति सर, ये खुद मैं भुक्तभोगी हूं, इसलिए मेरे को ये विषय उठाना पड़ा, क्योंकि निकाय में उम्मीद है कि इस विषय को आप लोग हल कर लेंगे। पानी की जाम की समस्या बड़ी हो जाती है सर वहां पर, जब बारिश होती है तो 9-10 फीट तक पानी भर जाता है। और मेरे पास कई ऐसे इंसिडेंट्स हैं, कई खबरें हमने दिल्ली एनसीआर हरियाणा और हमारे जो सहयोगी और चैनल्स हैं हरियाणा के लिए जो कवर करते हैं, उसमें खुद मैंने कई बार खबरों को चलाया कि डूबने की वजह से लोगों की मौत हो जाती है। सर, इस तरह की समस्याएं अगर बारिश के बाद आप लोग चुनाव कराते तो शायद लोग आपको नकार देते। नहीं, देखिए मित्रवर, हाँ, मैं आ रहा हूं, अजय जी आ रहा हूं, चौहान जी बोल रहे हैं, इसके बाद मैं आता हूं आपके पास। हाँ, चाहे गुरुग्राम की बात हो या उस ग्राम की बात हो जहां से मैं आता हूं, मेरे गोंदर ग्राम की हो, गोंदर से लेकर गुरुग्राम तक, ग्रामीण से लेकर और अल्ट्रा मॉडर्न सिटी गुरुग्राम तक हमने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव किया है। पानी की निकासी का जो तंत्र है उसको पहले की अपेक्षा में बेहतर बनाया है। गुरुग्राम को जिस अवस्था में हमारे विरोधी छोड़कर गए थे, हमने गुरुग्राम को समस्याओं के उस मकड़ जाल से निकालने की पुरजोर कोशिश की है। कुछ काम अभी भी चल रहे हैं, जब वे पूर्ण हो जाएंगे तो परिणाम नजर आएंगे लोगों को। महत्वपूर्ण बात सबसे इन स्थानीय निकाय के चुनावों में यह है कि जो लोग सत्ता में हैं, क्या उनकी परफॉर्मेंस उनके पिछलों से खराब है? निश्चित तौर पर आंख मूंद कर हमारा घनघोर विरोधी भी अगर दिल पर हाथ रखकर बोलेगा तो उसे कहना पड़ेगा, हमने साफ सुथरी सरकार दी है, अपेक्षाकृत भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ने वाली सरकार दी है, हमने पारदर्शिता को बढ़ाया है, हाँ। ईमानदारी से नौकरियां दी हैं, हाँ। बिजली, सड़क, पानी की उपलब्धता और गुणवत्ता में सुधार ला करके दिखाया है। शहरों में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बन रहे हैं, शहरों में हरियाली बढ़ रही है, प्रधानमंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री से होते हुए और भारतीय जनता पार्टी के साधारण कार्यकर्ता वे स्वच्छता के। ठीक है सर, चौहान साहब, मैं उम्मीद करूंगा कि ये गुरुग्राम वाला विषय भी आप जरूर उठाएंगे और इस विषय को जरूर हल कराएंगे, क्योंकि अभी तक वो समस्या पूरी तरह से हल नहीं हो पाई है। देखा क्या? अजय गुलिया जी समय मांग रहे हैं, एक बार एक रिएक्शन उनसे भी ले लेते हैं। अजय गुलिया साहब, हाँ सर, पूरी करें बात। केवल एक वाक्य, मैं आ रहा हूँ गुलिया साहब। और इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता इस चर्चा में ये बता दें कि जहां प्रधानमंत्री से लेकर के और हमारे बूथ के कार्यकर्ता तक हाँ। स्वच्छता के काम में लगे, कोरोना संकट के दौरान जन सेवा में लगे, ये भाई लोग उस समय इस अंतराल में पिछले 8 साल में कहां थे? केवल हमें कोस रहे थे, काम करते हुए धरातल पर काहे नजर नहीं आए, और अब आ रहे हैं तो इनको लोग काहे स्वीकार करें? ठीक है, जवाब ले लेंगे। गुलिया साहब, बात पूरी करें। देखिए, एक चीज स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहता हूं कि जब बारिश होती है तो गुरुग्राम के लोगों को परेशानी होती है। जी।
और सरकार की तरफ से प्रयास भी किए गए, उसके बावजूद भी परेशानी होती है, इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ जी। लेकिन आप कारण समझेंगे उसका। हाँ। देखिए पिछले की सरकारों में मैं स्पष्ट रूप से नाम ले दूं, 10 साल जब हुड्डा साहब की सरकार रही तो एक तय है कि जब अरावली से नीचे पानी आता है, बारिश होती है तो गुरुग्राम के रास्ते होते हुए ढासा एक बांध है वहां तक जाता है। हाँ। लेकिन जो नेचुरल फ्लो के रास्ते थे वहां पर बिल्डिंगें काट करके प्राइवेट सेक्टर काट करके, कोई सरकारी सेक्टर नहीं काटा गया, हाँ। प्राइवेट सेक्टर काट करके बिल्डरों को जमीन दे दी गई, वहां बिल्डिंग बन गई। अब वो पानी का फ्लो रुक गया। अब नेचुरल फ्लो जो था पानी का वो रुक गया, उसमें बाधा आ गई। अब इसको दुरुस्त करने के लिए सरकार को दुगनी मेहनत करनी पड़ी है। सरकार की तरफ से प्रयास किए भी जा रहे हैं, लेकिन अभी जितने बेहतर रिजल्ट आने चाहिए थे वो रिजल्ट आ नहीं पाए हैं, क्योंकि जो नेचुरल फ्लो का रास्ता था उसको पूर्ण रूप से इन बिल्डिंगों ने जो बिल्डिंगें नहीं बननी चाहिए थी, हाँ। जो कॉलोनियां नहीं बचनी चाहिए थी, उन कॉलोनियों ने उस रास्तों को बंद कर दिया। इसी वजह से गुरुग्राम के लोगों को परेशानी हो रही है। आपके टीवी चैनल पर ये बात स्वीकारते हो, मुझे कतई गुरेज नहीं है कि बारिश के समय गुरुग्राम के लोगों को परेशानी होती है। सरकार की तरफ से काम भी किए जा रहे हैं, लेकिन वो काम की एफिशिएंसी को 200 नहीं 400 गुना और बढ़ाना पड़ेगा, जो सरकार का प्रयास भी है। सर बढ़ाइए, जो नेचुरल बढ़ाइए सर, क्योंकि ये एक समस्या ऐसी है जो कि जानलेवा है, मैं कहूंगा जानलेवा है, क्योंकि कई लोगों के डूबने की वहां मौत हो चुकी है। मैं तो स्पष्ट कह रहा हूँ जी। उनकी जांच, उन सरकार की तरफ से जांच भी चल रही है जी। उन जो बिल्डिंगें नहीं बननी जो बिल्डिंगें नहीं बननी चाहिए थी वो कैसे बन गई। बिल्कुल सर, उसका जो फ्लो है वो ठीक किया जाए, बाकी बिल्डिंग्स की जांच तो लंबी चलेगी। आखिरी 3 मिनट हमारे पास हैं, मैं चाहूंगा हमारे कांग्रेस, INLD, आम आदमी पार्टी और JJP के जो प्रवक्ता हैं फाइनल कमेंट्स इस पर रखें। मनीषा जी, चूंकि स्थानीय चुनाव हैं, स्थानीय निकाय के मुद्दे हैं, कई बार कांग्रेस को लेकर के आपके जो विरोधी दल हैं वो कई भ्रमित, मैं तो कहूँगा भ्रमित करने वाला काम करेंगे। क्या इस तरह की बातें जो कांग्रेस की तरफ से कही जाती है वो भ्रमित कर रहे हैं? क्योंकि पार्टी की खींचतान, आपसी गुटबाजी, इन सभी विषयों को लेकर बार बार कांग्रेस को प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है। निकाय चुनाव में कितना असर देखते हैं इसका? देखिए, निकाय की जो चुनाव है वो स्थानीय मुद्दों पर लड़े जाते हैं जी। तो सीवरेज की समस्या, ये गंदगी जो फैल रही है, पीने के पानी की समस्या, इन मुद्दों पर लड़े जाते हैं। सो जो पार्टी के अंदर, पार्टी की जो अंदरूनी कलह है, वैसे तो है नहीं, पर पार्टी के अंदर क्या हो रहा है, आई डोंट थिंक इससे कोई फर्क पड़ता है। आज देखिए, मैं चरखी दादरी से हूँ, आज मैं आपको बता दूं वहां सीवरेज का जो सिस्टम है वो ठप हो चुका है। 2 मिनट बारिश नहीं हुई कि सीवरेज ओवरफ्लो हो जाता है। वहां पे गंदगी तो आप खुद जाके देख लीजिए। और रही बात, कई ऐसे मोहल्ले हैं जहां हफ्ते में केवल 1 या 2 दिन पानी आता है। हाँ। और जो पीने का पानी आता है वो इतना गंदा है, लोगों को, सभी को RO के बिना तो काम ही नहीं चल सकता वहां। फिल्टर भी फेल हो गए हैं वहां। और तो पता नहीं ये किन शहरों की बात कर रहे हैं जहां ये कह रहे हैं कि नाइट में स्वीपिंग होती है, पर हमारे जिले में तो नाइट में स्वीपिंग नहीं हो रही। आप खुद आके देख लीजिए। ये कह रहे हैं कि पानी की किल्लत अब नहीं है, हमारे जिले में तो जितनी पानी की किल्लत है वहां हर गली में अजय जी आया मैं आपके पास। हर गली में वाटर टैंकर खड़े हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, ये भाजपा प्रचार करने में बहुत ही अव्वल है। हाँ। और इनका जो गुजरात मॉडल है वो भी फेल हो चुका है। इन्होंने एक स्वच्छ भारत अभियान चलाया था जी 8 साल पहले, उसका क्या नतीजा निकला? हाँ। और जो फंड इनको आवंटित हुए थे वो अभी भी इन्होंने इस्तेमाल नहीं किए हैं। ये मैं नहीं कह रही, ये पार्लियामेंट की रिपोर्ट कह रही है। 50% फंड जो स्वच्छ भारत अभियान को आवंटित किए गए थे उनका इस्तेमाल नहीं हुआ है। ठीक है, गुलिया साहब। देखिए, मैं एक चीज तो स्पष्ट कर दूं, उन्होंने स्वीपिंग के ऊपर करा वीरेंद्र चौहान जी की ये बात है कि रोड जो टूटे हुए हैं, रात को नई तकनीक से उनको पील ऑफ किया जाता है और सुबह तक उनको बना दिया जाता है। हाँ। और दूसरी बात, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, ना सिर्फ अभी तो हरियाणा प्रदेश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी की सरकार है वो अभी ये इसे खुशकिस्मती गई है कि हमारे इलेक्शन के दौरान, हमारी सरकार के दौरान ऐसी नई वो मशीनें आई हैं, चाहे वो दिल्ली में भी आई है, चाहे कांग्रेस की भी जहाँ सरकार है वहाँ आई है, जहाँ ऑटोमेटिक तरीके से सफाई हो रही है। तो मैं ऐसा नहीं कह दे रहा कि जहाँ कांग्रेस की सरकारें वहाँ नहीं आई हैं। हरियाणा प्रदेश के अंदर भी आई है, उससे सड़कें भी साफ होती हैं। सर देखिए, जनता का विषय है ना, जनता का विषय, आम लोगों की सहूलियत के लिए काम करती है कोई भी सरकार हो, चाहे शहर की सरकार हो, राज्य की सरकार हो या फिर केंद्र की सरकार हो। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता फाइनल कमेंट देना चाह रहे हैं, नेहरा साहब।
ऐसा भैया, जो अभी भाजपा के हमारे मित्र थे और जेजेपी के भी हमारे मित्र थे, मैं एक जितने भी आपके दर्शक हैं सबको बता देना चाहता हूं कि हरियाणा के अंदर एक गठबंधन, एक ठगबंधन की सरकार चल रही है, जिन्होंने अपने विभाग बांट के अपनी दुकानें खोल रखी हैं। जो भी जिसको जो काम कराना है, अलग अलग रेट तय किए हुए हैं। बगैर पैसे हमारे हरियाणा के अंदर कोई काम होता नहीं है। और इतना बड़ा भ्रष्टाचार कि मुख्यमंत्री के सामने हमारे रोहतक के सांसद, मैं तो उनको मतलब इतना बड़ा दिल रखने वाले कहूँगा अरविंद शर्मा जी, जिन्होंने 350 करोड़ नहीं ठीक है सर, उधर नहीं जा सकते, अभी समय कम है। गुलेरिया साहब, अभी उसके बारे में चर्चा नहीं कर सकते, समय कम है। सतेंद्र जैन को ठीक है, आम आदमी पार्टी का विषय रहेगा भ्रष्टाचार। मैं फाइनल कमेंट आईएनएलडी के प्रवक्ता से, सर समय की कमी, माफी चाहूंगा गुलेरिया साहब। 350 करोड़ रुपए जो अरविंद शर्मा जी ने आपके सामने और सीएम के अपनी बात रखना चाहूंगा जी, जल्दी करें सर, समय कम है। हाँ, अभी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, मुझे लगता है कि उनको इंडियन नेशनल लोकदल से कोई पर्सनली कोई दिक्कत है, जो उनकी बातों से, उनके हाव भाव से मुझे दिखा। और मैं उनको ये बात कहना चाहता हूं कि हमारी पार्टी को, हमारे नेताओं को या आने वाले चुनाव में आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, हमें प्रदेश की जनता सर्टिफिकेट बिल्कुल जनता देगी सर्टिफिकेट। मेहता साहब आपने बिल्कुल सही कहा, जनता तय करेगी। 19 तारीख का दिन है और 19 उसके बाद अगर कहीं जरूरत पड़ी तो 21 तारीख को पुनर्मतदान हो सकता है। बहुत शुक्रिया सर, समय की कमी है, माफी चाहूंगा आप, बहुत माफी चाहूंगा आप लोगों से जिनको समय नहीं मिल पाया ज्यादा बोलने के लिए। लेकिन जो विषय है आज की चर्चा में, ये बात तो स्पष्ट हुई कि स्थानीय मुद्दों को लेकर लोगों के बीच सही तरीके से जुड़ जाएगा, जनता उसी को स्वीकार करेगी। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।